गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की 4th यूनिट का टॉपिक डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू और मल्टीपल क्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डबल एंडेड क्यू क्या होता है। डबल एंडेड क्यू को डी क्यू भी बोला जाता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो हम इस तरह से लिखेंगे, डबल एंडेड क्यू। D for double, E for ended and QU is for Q। तो डबल एंडेड क्यू जो है वो एक जनरलाइज्ड वर्जन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का that allows insert and delete at both ends। इसका मतलब ये है कि क्यू के अंदर जहां तक हमने देखा था, एक एंड जो होता है उस पे हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और दूसरे एंड पे हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो दो एंड्स हैं इनको फ्रंट और रियर के नाम से जाना जाता है। फ्रंट से हम हमेशा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रियर पे हम हमेशा इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जो डबल एंडेड क्यू है इसके अंदर ये बेसिकली क्या है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का ही एक वर्जन है। अब इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन है वो दोनों एंड पे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम फ्रंट एंड पे डिलीट तो कर ही रहे थे, इसके साथ साथ अब इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसी तरह से रियर एंड पे जहाँ पे पहले सिंपल क्यू के अंदर सिर्फ इंसर्शन ऑपरेशन हो सकता था, वहीं पे अब हम डिलीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डी क्यू पे वो है इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट लास्ट, डिलीट फ्रंट और डिलीट लास्ट। इंसर्ट फ्रंट का मतलब है कि जो डबल एंडेड क्यू है उसके फ्रंट में किसी नए आइटम को ऐड करना। इंसर्ट लास्ट का मतलब है कि रियर एंड जो पार्ट होता है वो रियर पार्ट होता है, तो रियर पार्ट पे किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना। डिलीट फ्रंट का मतलब है कि फ्रंट जो है डबल एंडेड क्यू का जो फ्रंट है वहां से किसी एलिमेंट को डिलीट करना। और डिलीट लास्ट का मतलब है कि रियर जो पार्ट है वहां से किसी एलिमेंट को डिलीट करना। अब हम एल्गोरिथम देखते हैं वन बाय वन कि ये जो ऑपरेशन है इनको परफॉर्म करने की क्या एल्गोरिथम है। अगर हमें फ्रंट एंड पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, देखो सिंपल जब हमारा क्यू था तो उस क्यू के अंदर, सिंपल क्यू के अंदर हम फ्रंट एंड से हमेशा क्या कर रहे थे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो बेसिकली कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा। अगर हम सिंपल क्यू है, जब डिलीट ऑपरेशन होता है तो हमें पता है कि वो कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, राइट। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे के अंदर जब हम फ्रंट पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे जब भी, तो हमारा जो नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, राइट। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रंट की पोजीशन क्या है, मतलब कि जहां से हमारी क्यू, जब हम इसको एरे से फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं तो एरे में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है। अब मान लो आपका फ्रंट ऑलरेडी 0 पे है और उसके आगे क्या हो चुके हैं, एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं और आपको फ्रंट एंड पे इंसर्ट करना है। दैट मीन्स कि 0 इंडेक्स से पहले आपका स्पेस जो है वो फ्री होना चाहिए, लेकिन वो स्पेस आपके एरे को एलोकेट नहीं है। अगर आपका फ्रंट इंडेक्स 2 पे है, इसका मतलब ये है कि 1 और 0 जो है वो फ्री हैं, राइट। तो अगर हमें फ्रंट एंड पे कुछ इंसर्ट करना है तो वो हमेशा हमारा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अभी करंटली फ्रंट की वैल्यू जो है वो क्या है। अगर फ्रंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, दैट मीन्स कि उससे पहले कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे कैन नॉट एड आइटम एट द फ्रंट। इसका मतलब कि आपकी जो क्यू है, डबल एंडेड क्यू है, उसके अंदर फ्रंट में कोई स्पेस फ्रीली अवेलेबल नहीं है, राइट। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें फ्रंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये आपकी क्यू है, आपका इंडेक्स 2 पे अभी फ्रंट है।
अब आप ये कह रहे हो कि हमें फ्रंट एंड पे किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वो कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट होगा? वो इंडेक्स 1 पे इंसर्ट होगा। तो अब आपके फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 डिक्रीज बाय 1 हो गई। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम फ्रंट एंड पे इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू बढ़ने के बजाय क्या होगी? कम होगी। क्योंकि आप इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हो? आप इंसर्ट लेफ्ट साइड में कर रहे हो, मतलब आप लेफ्ट पोजीशन पे जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए एल्स पार्ट में फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट माइनस 1 आएगा। दैट मीन्स फ्रंट की वैल्यू जो है वो हम 1 से डिक्रीज करेंगे। और जो क्यू जो है यहाँ पे हमने बेसिकली नाम दिया है एरे को, और उसकी जो फ्रंट पोजीशन है दैट मीन्स कि अगर इंडेक्स 2 पे पहले फ्रंट था तो अब इंडेक्स 1 पे जो है वो हम पर्टिकुलर नंबर को इंसर्ट कर देंगे या पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे और रिटर्न। तो ये बेसिक स्टेप्स थे कि अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है फ्रंट एंड पे तो वो किस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारी एल्गोरिथम आती है कि अगर हमें रियर एंड पे इंसर्ट करना हो तो क्या होगा। देखो, रियर एंड पे जब हम इंसर्शन कर रहे हैं तो इसका जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो मोस्टली इक्विवेलेंट है आपके सिंपल क्यू के अंदर जब आप इंसर्ट कर रहे थे रियर एंड पे उससे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम ओवरफ्लो के लिए चेक करेंगे। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि आपकी जो क्यू है उसमें कोई भी स्पेस वेकेंट नहीं है और आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो जब भी आपके पास कोई वैल्यू आएगी इंसर्ट के लिए, आपको सबसे पहले चेक करना होगा वेदर देयर इज अ स्पेस अवेलेबल और नॉट, कि कोई स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर रियर की वैल्यू जो है वो मैक्स, यहाँ पे मैक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम साइज को। सी, अगर आप इंडेक्सिंग 0 से शुरू कर रहे हो या 0 से मानते हो तो आप मैक्स माइनस 1 लिखोगे। अगर आप इंडेक्सिंग 1 से मान रहे हो तो आप यहाँ पे मैक्सिमम साइज के इक्विवेलेंट लिखोगे। तो अगर रियर की वैल्यू मैक्सिमम जो साइज पॉसिबल है उसके इक्वल है तो इसका मतलब जो क्यू है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। ओवरफ्लो इन द सेंस कि अब इसमें कोई और नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, जो क्यू है हमारी वो फुल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है दैट मीन्स कि रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज के इक्वल नहीं है, उससे कम है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इंसर्ट करना होगा एलिमेंट कहाँ पे? रियर एंड पे। वो हम कैसे करेंगे? देखो, अब जब हम रियर एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि रियर एंड के आगे का स्पेस तो फ्री है। रियर से पहले, रियर से पहले का मतलब है कि रियर के लेफ्ट में जो स्पेस है वो हमारा फुल है, लेकिन राइट में तो स्पेस खाली है। तो अब जो नया एलिमेंट है वो हमें रियर एंड पे इंसर्ट करना है। दैट मीन्स कि जहां पे भी हमारा पॉइंटर है या जहां पे भी हमारी लोकेशन जिस पे लास्ट एलिमेंट अभी स्टोर्ड है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट स्टोर होगा। और जब आप इसको सिंपल एक एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो दैट मीन्स क्या है कि रियर की वैल्यू अगर अभी 3 है और आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है रियर पे, तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रियर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे और जो जहां पे अब रियर पॉइंट कर रहा है वहां पे जो नई वैल्यू और जो नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? रियर और फ्रंट के जो पॉइंटर्स हैं उनको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? कि इफ रियर इक्वल्स टू 0, रियर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि जो प्रोग्राम है वो ये चेक करे कि क्या रियर की वैल्यू 0 है। अगर रियर की वैल्यू 0 है तो रियर की वैल्यू को 1 से सेट कर दे, और अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है तो फ्रंट की वैल्यू को 1 से सेट कर दे, राइट? और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है वो है एल्गोरिथम फॉर डिलीशन एट फ्रंट एंड। कि फ्रंट एंड से अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे।
ये भी आपका प्रोसीजर जो है वो सिंपल क्यू के अंदर आप जब भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी तरह होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा नॉर्मली क्यू जो सिंपल क्यू है वो आपकी जब एलिमेंट डिलीट करती है तो वो फ्रंट एंड से ही करती है, राइट? तो यहाँ पे जब हम फ्रंट एंड से कुछ डिलीट करेंगे तो डिलीट करने से पहले हमें चेक करना होगा अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो की कंडीशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी क्यू एम्प्टी है, खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या डिलीट करोगे? आप खाली क्यू में से कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी कि वेदर देयर इज एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट, कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्यू जो है वो एम्प्टी है और वो अंडरफ्लो की कंडीशन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्यू हमारी एम्प्टी है या नहीं है? तो देखो, यहाँ पे फ्रंट जो है वो आपका बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? फ्रंट की पोजीशन, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन को, राइट? और रियर जो है वो बेसिकली आपका इंडिकेट करता है लास्ट पोजीशन को। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फ्रंट की पोजीशन या फ्रंट जो है उसकी पोजीशन कौन सी है। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो अंडरफ्लो है, दैट मीन्स कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अदरवाइज हमें क्या करना होगा? हमें डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। अब हम डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? हम बेसिकली जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट या आउटपुट में हमें क्या मिलता है? वो एलिमेंट मिलता है जो कि डिलीट हुआ है। तो वो जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो बेसिकली कौन से पॉइंटर पे है, कौन से इंडेक्स पे है? जो फ्रंट इंडिकेट कर रहा है। लाइक अगर फ्रंट की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब एरे का सेकेंड इंडेक्स जो है वो उस नंबर को बता रहा है, राइट? इसी के साथ साथ हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, कि क्या फ्रंट की वैल्यू रियर के इक्वल है। दैट मीन्स कि मान लो आपका लास्ट एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट आपका प्रेजेंट है फोर्थ पोजीशन पे, तो उस केस में क्या होगा? रियर की वैल्यू 4 होगी और फ्रंट की वैल्यू भी 4 होगी, राइट? जब रियर और फ्रंट की वैल्यू सेम होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस एलिमेंट को अभी डिलीट किया है, तो ये जो क्यू है वो क्या हो चुकी है? एम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है, क्योंकि रियर जो है वो इंडिकेट कर रहा था, लेकिन और उसी रियर को जो फ्रंट है वो भी पॉइंट कर रहा था, और आपने इस एलिमेंट को क्या किया है? अभी अभी डिलीट कर दिया है। तो अगर फ्रंट की वैल्यू रियर के इक्वल होती है तो उस केस में आपको फ्रंट और रियर दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देना है। दैट मीन्स कि फ्रंट और रियर की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू इक्वल नहीं है, सिनेरियो जैसे फ्रंट की वैल्यू 2 है और रियर की वैल्यू 4 है, तो उस केस में हमने क्या किया? अभी सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको डिलीट किया, तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो उस केस में एल्स पार्ट क्या करेगा? फ्रंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो अब फ्रंट जो है वो इंडेक्स 3 को इंडिकेट करेगा, राइट? और उसके बाद सिंपली थर्ड स्टेप जो है वो रिटर्न। तो ये एल्गोरिथम थी कि अगर हमें फ्रंट एंड से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम एल्गोरिथम देखेंगे कि अगर हमें रियर एंड से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रियर पॉइंटर को, कि रियर की वैल्यू क्या है। अगर रियर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, देखो रियर इक्वल्स टू 0 कब होगा? दैट मीन्स कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हम वैल्यू को रियर एंड से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें वो रियर पे जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी एज अ आउटपुट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या फ्रंट और रियर की वैल्यू इक्वल है।
अगर फ्रंट और रियर की इक्वल है वैल्यू, दैट मीन्स द सेम सिनेरियो कि लास्ट एलिमेंट था और उसको आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, रियर इक्वल्स टू रियर माइनस 1 करना है, रियर की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। देखो यहाँ पे जो लास्ट एल्गोरिथम थी जिसमें हम फ्रंट एंड से डिलीट कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि फ्रंट में हम एक ऐड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि पोजीशन जो हमारी फ्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है, राइट। और रियर से जब हम डिलीट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी पोजीशन फ्री किस साइड हो रही है, राइट साइड में फ्री हो रही है। जैसे मान लो आपका एक 10 साइज का क्यू है जिसमें आपका फ्रंट जो है वो अभी सेकंड पोजीशन पे है और रियर जो है वो 6th पोजीशन पे है। अब आपको मतलब आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है रियर एंड पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपको डिलीट करना है। अगर वो डिलीट करोगे तो रियर आपका कहाँ आ जाएगा, रियर आपका 5th पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए जब हम रियर से कुछ डिलीट करेंगे तो रियर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर को। उसी तरह से फ्रंट में मान लो अभी 2 है, इंडेक्स 2 पे हमारी फर्स्ट वैल्यू है, अगर आप फ्रंट से डिलीट कर रहे हो तो अब आपका फ्रंट, दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट आपका कहाँ पे होगा, आपका 3rd इंडेक्स पे होगा, तो फ्रंट की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप फ्रंट से डिलीट करते हो तब फ्रंट को इंक्रीज करोगे, और जब आप रियर से डिलीट करते हो कुछ तो रियर की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आपका रियर जो है वो अब आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब 1 by 1 वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये बेसिक 4 एल्गोरिथम थी कि अगर हमें इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट और रियर एंड पे परफॉर्म करवाना हो तो हम कैसे करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन है पैलिंड्रोम चेकर। पैलिंड्रोम चेकर क्या होता है, बेसिकली ऐसे वर्ड्स या ऐसे नंबर्स जो फ्रॉम अगर हम उसको स्टार्टिंग से रीड करें या लास्ट से रीड करें सेम नंबर हमें मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 1221, 1221। अब आप इस नंबर को अगर लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे या राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे, दोनों ही केसेस में आपको क्या होगा, सेम नंबर एज अ आउटपुट मिलेगा। तो पैलिंड्रोम चेकर के लिए डबल क्यू को यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि वैल्यूज जो है वो ट्रैवर्स होंगी कहाँ से, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और फिर उनको कंपेयर किया जाएगा। स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इसको यूज किया जाता है, और अगर जो अनडू और रीडू ऑपरेशंस है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है बेसिकली वन ऑफ द क्यू है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब बेसिकली जो आपका क्यू है, सिंपल क्यू है, उस जिस तरह से सिंपल क्यू वर्क करता है उसी तरह से आपका प्रायोरिटी क्यू वर्क करेगा। सिर्फ एक डिफरेंस ये होगा कि हर एलिमेंट जो है उसके साथ एक प्रायोरिटी एसोसिएट होगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कि प्रायोरिटी क्यू जो है वो बेसिकली आपका क्यू का ही एक एक्सटेंशन है, क्यू के अंदर ही आपने कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज डाल दी हैं जो कि है एवरी आइटम हैज अ प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। दैट मीन्स कि हर आइटम, हर डेटा एलिमेंट या हर वैल्यू के साथ क्या होगी, एक प्रायोरिटी एसोसिएट रहेगी। An element with high priority is dequeued before an element with low priority. That means कि एक एलिमेंट जो है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हाइयर है, वो हमेशा पहले डीक्यू होगा, मतलब पहले डिलीट होगा उस एलिमेंट से जिसकी प्रायोरिटी लो है। देखो बेसिकली क्या होता है
कि सिंपली जैसे कोई वर्क है, आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास 10 काम है, ठीक है, उन 10 कामों में से वो पहले कौन सा काम कंप्लीट करेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, मतलब उस काम को कंप्लीट करके जो लिस्ट होगी कि ये टू डू लिस्ट जो है उसमें से हटाएगा, राइट। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि जिस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो पहले डीक्यू होगा, मतलब पहले डिलीट होगा। डिलीट होने का मतलब ये है कि उसको सर्विस मिल गई है। अगर हम किसी एप्लीकेशन की रिस्पेक्ट में बात करें तो उस एलिमेंट से जिसकी लो प्रायोरिटी होगी, राइट। उसके अलावा अगर दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सेम प्रायोरिटी होती है तो वो उस ऑर्डर में सर्व किए जाएंगे जिस ऑर्डर में वो क्यू के अंदर आए हैं। मतलब कि दो एलिमेंट है जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो ये देखा जाएगा कि क्यू के अंदर पहले कौन आया था, कौन सा एलिमेंट जो है वो आया था। ये बेसिकली हम किसी एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें पर्टिकुलर सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं और जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा वो डिपेंड करता है कि क्या प्रायोरिटी है। जैसे आपने शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनके अंदर एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी आती है। उसमें आपने देखा होगा कि जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उस एलिमेंट को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है या उसको सबसे पहले सीपीयू असाइन होता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो जिस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको बेसिकली क्या करेंगे, हम डीक्यू करेंगे उस एलिमेंट से जिसकी लो प्रायोरिटी है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है इंसर्ट। इंसर्ट में हमें एज अ इनपुट क्या देना होगा, एक तो आइटम, मतलब पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं और उसके साथ उसकी प्रायोरिटी जो ये बताएगी कि उस पर्टिकुलर आइटम की क्या प्रायोरिटी है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली आपको एज अ आउटपुट क्या देगा, जिस आइटम की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो आपको एज अ आउटपुट शो होगा। डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी मीन्स कि जिस आइटम की या जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको रिमूव किया जाएगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एरे को यूज कर सकते हैं। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें एरे का करना है तो बेसिकली क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। स्ट्रक्चर में हमने बेसिकली क्या लिया है, दो नोड्स हमने क्रिएट कर दी हैं जिसमें फर्स्ट जो नोड है वो आपकी बताएगी कि आइटम क्या है और सेकंड नोड जो है वो ये बताएगी कि प्रायोरिटी क्या है। तो हर आइटम के साथ उसकी प्रायोरिटी एसोसिएटेड रहेगी। इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एरे के एंड में हर बार जब भी कोई इंसर्ट करना है एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, एरे के एंड में एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे और ये इंसर्ट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। तो अगर हमें एरे के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू को और इंसर्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो हमारी कांस्टेंट टाइम या ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगती है। नेक्स्ट है गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। अगर आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देखनी है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स जस्ट लाइक कि आपको 5 नंबर दिए हुए हैं और आप उसमें से ये फाइंड कर रहे हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन द सेम वे हर आइटम के साथ क्या होता है, एक प्रायोरिटी एसोसिएटेड है। तो आप हर एलिमेंट की प्रायोरिटी को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि किस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, हर एलिमेंट की प्रायोरिटी को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस ऑपरेशन में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा।
उसी तरह से अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी को डिलीट करना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्च करना पड़ेगा। तो सर्चिंग में आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। अगर सर्च होने के बाद जब आपको उसको डिलीट करना है तो उसमें हमें कांस्टेंट टाइम लगेगा। अब ये तो था एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरह से लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेशन है उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या सेम रहेगी जो कि एरे के अंदर है। एडवांटेज जो है ना बेसिकली वो क्या है हमारा, कि जब हम डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू तो वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। बिकॉज अगर एरे के अंदर मान लो कि 10 एलिमेंट है एरे के अंदर और 6th एलिमेंट या 4th एलिमेंट जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो उसको रिमूव करना है। जब वो रिमूव होगा तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वन पोजीशन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि स्पेस जो है वो वेकेंट हो चुका है। तो इसलिए आपको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा लिंक लिस्ट के केस में होता है आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी को सर्च करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी आपको उस पर्टिकुलर नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट में आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली आपको क्या करना है लिंक लिस्ट में, आपको सिर्फ जो पॉइंटर्स हैं उनको अपडेट करना है। सिंपली जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको अपडेट करके और मेमोरी को फ्री करके आप क्या कर सकते हो, जो जिस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो उसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो ऑपरेशन है वो आपका लिंक लिस्ट के केस में ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू एरे। नेक्स्ट है वो है हीप। Heap is generally preferred for priority queue implementation because heap provides better performance as compared to arrays and linked list. Now array के थ्रू हमने देखा कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, उसी तरह से लिंक लिस्ट में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हीप की तो बाइनरी हीप के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको फिबोनाची हीप के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम बाइनरी हीप के थ्रू करते हैं तो जो गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो हमें वो जो है वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है बाइनरी हीप जो होता है उसमें आपका जो एलिमेंट है, जो रूट एलिमेंट है वो बेसिकली कौन होता है, जो हाईएस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका रूट एलिमेंट होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो हीप क्रिएट कर रहे हैं वो किसका हीप क्रिएट कर रहे हैं, प्रायोरिटीज का हीप क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो आपका कहाँ पे होगा, रूट पे होगा। तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने में ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा, राइट। उसी तरह से अगर हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने में हमें लॉग इन टाइम लगेगा, बिकॉज बेसिकली बाइनरी हीप के अंदर क्या होगा कि रूट जो एलिमेंट है वो हाईएस्ट है, उसके बाद लोवेस्ट 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 आएगा। बाइनरी हीप है तो बेसिकली क्या होगा कि रूट के जो लेफ्ट है और राइट सब ट्री है दोनों आपके क्या है, बैलेंस्ड है हाइट के अंदर। तो एक तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हो सकते हैं, लॉग एन हो सकते हैं, लॉग इन एलिमेंट हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसमें मैक्सिमम टाइम आपको कितना लगेगा, लॉग इन लगेगा। उसी तरह से अगर आपको डिलीट करना है तो उसमें भी आपको लॉग इन लगेगा, बिकॉज गेट तो आप कर सकते हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी को एलिमेंट को आपने एक्सेस तो कर लिया, आपको कांस्टेंट टाइम में पता चल गया कि हाँ ये रूट है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आप उसको डिलीट करते हो तो अब नया जो रूट है, नया रूट बनेगा, कोई एलिमेंट होगा जो नया रूट बनेगा। तो जब वो नया रूट बनेगा तो उसको मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, लॉग इन टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपको डिलीट करना है तो भी आपको लॉग इन टाइम लगेगा।
इसी तरह से अगर हम फिबोनाची हीप यूज करते हैं तो फिबोनाची हीप के अंदर इंसर्ट करने में और हाईएस्ट प्रायोरिटी के एलिमेंट को एक्सेस करने में दोनों के अंदर ही आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। इसी तरह से अगर आपको डिलीट करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी को तो उसके अंदर आपको log n टाइम लगेगा। तो ये था प्रायोरिटी क्यू कि क्या इसकी क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं और क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, कौन सा ऑपरेशन किस इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेटर है। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसका हमने अभी एग्जांपल भी डिस्कस किया कि सीपीयू अगर आपके पास नंबर ऑफ टास्क हैं और आपको असाइन करना है तो प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग है उसके अंदर क्या होता है, हर टास्क के साथ प्रायोरिटी असाइन होती है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उस टास्क को सबसे पहले सीपीयू मिलता है, राइट। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो ग्राफ एल्गोरिथम्स हैं जैसे डिजक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ है या प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, इसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है और प्रायोरिटी क्यू को यूज किया जाता है। ऐसी सभी क्यूज की एप्लीकेशन जहां पे प्रायोरिटी इन्वॉल्व हो वो सभी प्रायोरिटी क्यू की एप्लीकेशंस हैं। मतलब कि सिंपल क्यू है लेकिन जहां पे ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे प्रायोरिटी आ रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू जो है वो एज ए हम एप्लीकेशन इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल क्यू। जब भी हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे के थ्रू तो हमें क्या होता है कि इन एडवांस पता होना चाहिए कि एरे की साइज कितनी रहेगी या हमें कितने एलिमेंट डेटा एलिमेंट्स के रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम एरे की साइज को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, राइट। लेकिन अगर क्यू को कम स्पेस एलोकेट हुआ है, ठीक है, जितना स्पेस एलोकेट होना चाहिए था उतना सिंपल क्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल क्यू में अगर स्पेस कम एलोकेट हुआ है तो क्या होगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। सो मॉडिफिकेशन हैव टू बी डन टू रीएलोकेट मोर स्पेस फॉर द एरे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो एरे है उसके अंदर क्या ज्यादा स्पेस लाने के लिए हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, रीएलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि सिंपल क्यू है एक, अगर हम एलिमेंट इंसर्ट करते जा रहे हैं उसके बाद डिलीट करते जा रहे हैं, फ्रंट आपका 4th पोजीशन पे है, रियर आपका 6th पोजीशन पे है, 6 ही साइज का आपका एरे था, आपने देखा रियर की वैल्यू 6 हो गई, दैट इज मैक्सिमम साइज के इक्वल हो गई, मतलब कोई और स्पेस अवेलेबल नहीं है तो अब हम और डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे 1 to 3 जो स्पेस है वो आपका फ्री है क्योंकि फ्रंट आपका पोजीशन 4 पे है और उससे पहले के जो एलिमेंट्स है वो डिलीट हो चुके हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ रहा है आपको, स्पेस को एक्सेस करने के लिए वापस से एरे के एलिमेंट्स को रीएलोकेट करना पड़ रहा है, राइट। तो इस केस में अब क्या होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। So a better solution to deal with this problem to have multiple queue or to have more than one queue in the same array of sufficient size. That means कि हमारे पास एक ही array है लेकिन उसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा क्यूज है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल क्यूज है, ये सेम एरे है, 0 से लेके क्या है n-1, यहाँ 0 से इंडेक्सिंग शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 है तो ये 0 से 9 होगा। अब 0 से लेके 4 तक हमारा एक क्यू है, ठीक है, और 5 से लेके 9 तक हमारा दूसरा क्यू है, राइट। इन द गिवन फिगर एन एरे क्यू एन is used to represent two queues, QA and QB। अब आपको यहाँ पे जो शो हो रही है नंबरिंग वो QA के हो रहा है और यहाँ पे जो नंबर शो हो रहे हैं वो आपको QB के हो रहा है। The value of n is such that the combined size of both Q will exceed n, ठीक है।
अब जो n की वैल्यू है वो इस तरह से है कि दोनों की वैल्यू जो है वो n तक एक्सीड कर सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो q है, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया है, एरे ए की लिया है, उस एक ही एरे के अंदर हमने क्या किया है, दो क्यूज को डिफाइन किया है कि क्यू ए की साइज यहाँ से यहाँ तक है, क्यू बी की साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मान लो कि क्यू ए जो है उसको क्या चाहिए, उसको और स्पेस चाहिए, पर उसके पास है नहीं, जितना अलोकेटेड था उसने यूज कर लिया। लेकिन वहीं पे क्यू बी जो है उसकी जो साइज है उसमें आपको फ्रीली अवेलेबल स्पेस दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका क्यू जो ए जो है वो आपका एक्सटेंड होगा क्यू बी की तरफ। इसी तरह से अगर सेम सिनेरियो क्यू बी के साथ हो तो क्यू बी जो है, अगर क्यू ए का स्पेस फ्रीली अवेलेबल है तो वो एक्सटेंड होगा क्यू ए की तरफ। अब वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लो कि क्यू बी जो है वो आपकी वेकेंट है, इसका हमें अभी कोई यूज नहीं है। उसी तरह से क्यू ए जो है उसको आपने 4 वैल्यूज असाइन की थी और 5 वैल्यूज और इंसर्ट करनी है। तो क्यू बी जो है वो कंप्लीटली अभी एम्प्टी है, तो उसके आप सभी स्पेसेस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ n इज सच दैट द कंबाइंड साइज ऑफ बोथ क्यू विल एक्सीड एंड दैट मीन्स कि दोनों की दोनों जो क्यूज हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक एक्सीड कर सकती हैं, n तक एक्सीड कर सकती हैं। तो हमने सेम एरे यूज किया है लेकिन हमने मल्टीपल क्यूज को एक ही एरे के अंदर किया है, तो दोनों क्यूज क्या कर रही हैं, एक दूसरे का स्पेस जो है वो यूटिलाइज कर रही हैं। इसी के साथ हमारी 4th यूनिट का जो डबल एंडेड क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है और मल्टीपल क्यू जो है वो ये टॉपिक कवर होते हैं और कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।